नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग नए सीरीज का जो है सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले आपको जो है नया सीरीज का आप देखेंगे तो सेट नंबर 1 आपको अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज के इस क्लास में हम लोग जो है नए सीरीज का सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं, ये आपको पर पूछा रहे। देखिए, सभी क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट लेना है और आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाया है ये आप सभी लोगों को बताना है। जितने भी आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर आपका प्रैक्टिस सेट आपका आप सभी लोगों को मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना है। पेन पेपर ले करके बैठना है और आपको टिक मारते हुए चलना है। लास्ट में आपको एक्यूरेसी चेक करना है कि कितना आप अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। और आप देखेंगे तो कम से कम आपको जो है 70+ आपको स्कोर आपको करना चाहिए, तभी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए का हमारा जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा कि राज्य का राज्यपाल दिलाते हैं। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ही व्यक्ति एक से अधिक जो है राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। दोस्तों, याद रखेंगे कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इनको जो है शपथ कौन दिलवाते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा दिलाए जाते हैं, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग कोशिश करें कि लेवल के क्वेश्चंस को करने का, जो कि आपके फाइनली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे और अच्छा खासा आपको टाइम भी आपको मिला हुआ है। इसका जो है जून में आप देखेंगे तो इसका लास्ट तक इसका जो है एग्जाम डेट भी आपका आना है, एग्जाम शेड्यूल आना है। तो पहले से आप सभी लोग जो भी टाइम आपको मिला हुआ है बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर रहिए, निश्चित रूप से जो है सफलताएं आपके हाथ लगेगी। तो दोस्तों देखेंगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है, ये आपको बार पूछा रहता है। ये फ्रेंड्स आपका जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो अनुच्छेद जो आपका 31 क्या है कि आपका जो है 71 है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल हमारा जो 71 है, इसी के तहत क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो है मतलब चुनाव से संबंधित विवादों का जो है निपटारा जो करता है, ये आपका 71 के तहत करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। देखिए साथियों, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग रिपीट करते रहेंगे और इसका रिवीजन पीडीएफ आप सभी लोगों को लेकर के रिवीजन करना है। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। विविध अधिकार दिया गया है, नैर्गिस अधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग कि भारत में मताधिकार का जो है और निर्वाचित होने का जो अधिकार, ये किस प्रकार के हमारा राइट्स हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे ये हमारा जो है संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि चर्चा आप देखेंगे तो आर्टिकल आपका जो है 326 के अंतर्गत आपका दिया गया है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। साथियों बात करेंगे सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को बोला जा रहा है कि पद से हटाया जा सकता है। किनके द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन आप देखेंगे तो आपके सामने दिया गया है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो है आपके लोकसभा के सभी सदस्यों के जो है बहुमत पारित होने पर हटाया जा सकता है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का जो संविधान है ये गणतंत्रात्मक है क्योंकि, तो इसका देखिए मेनली रीजन है आपका कि कोई वंशानुगत जो है इसमें शासक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई वंशानुगत शासक जो है नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक जो है क्योंकि यह, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई जो है वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि गांधी को
चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। तो दोस्तों देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में किया गया था और भारत में यह जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। विदेशों में आप देखेंगे तो महात्मा गांधी ने 1906 में जो है सत्याग्रह किया था। तो महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने किया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1913 ईस्वी में कहा जा रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, दिया गया है सन्याल और दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था आपका जो है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। तो उसी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि बिहार का पहला कहा जा रहा है कि रामसर स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखेंगे तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए 10 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा काम्भर झील। ध्यान रखिएगा काम्भर झील बिहार का पहला जो है रामसर स्थल है। तो उसी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ध्यान रखेंगे कि ये आपका जो है शहरी सभ्यता थी। दोस्तों अगर आपको ये पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, तो ये आपका जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और आप देखेंगे तो ये आपको 1921 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया गया था, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो देखिए भारत के जो है प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जो है अंतिम जीवन में जो है जैन धर्म को अपनाया था। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए याद रखेंगे जिस भी क्वेश्चंस का ऑलरेडी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आपको दे करके बताते चलना है। और आप सभी लोगों को 7:30 आपको जो है PM में आपको डेली आपको लाइव आपको कराया जा रहा है। तो डेली बेसिस पर आपको जो लाइव कराया जा रहा है इसमें आप सभी लोगों को जुड़ना भी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? देखिए साथियों ग्रीक बौद्ध कला के नाम से अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गंधार की कला को जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किन शासक द्वारा किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कहा जा रहा है कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा MG रनाडे के द्वारा किया गया था। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ये MG रनाडे के द्वारा किया गया था। साथियों पुणे पैक्ट पर जो हस्ताक्षर हुआ था 1932 में ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि जो है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग
बोला जा रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध कहा जा रहा है कि जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान कीजिए। दोस्तों आप देखेंगे तो रिसेंटली जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, जो कि आपका पोस्टपोन रहा, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वेश्चंस को जो है इस प्रकार से आपका जो है रिलेटेड वाला पूछा गया था। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आपको दिया गया है रोलेक्ट एक्ट। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रोलेक्ट एक्ट जो हमारा है ये 19 मार्च 1919 को जो है आपका हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट की बात करेंगे तो 19 मार्च 1919, तो ये आपका एक के साथ आपका चला जाएगा। और रोलेक्ट सत्याग्रह की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आपके जो है 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो बी आप देखेंगे तो 6 अप्रैल 1919, ये आपका 2 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमृतसर का अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा 2 दिसंबर 1919 के साथ आपका चला जाएगा। जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में घटित हुआ था, यह आपका 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था। तो इन सभी को आपको जो है याद रखना है और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कि यहाँ से आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका रोलेक्ट एक्ट आपका कब हुआ, तो आपका 19 मार्च 1919 को हुआ। तो इस प्रकार से चीज़ें आपका पूछा जाता है। तो इसका आप सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखेंगे और आप चाहो तो यहाँ से कूट का भी मैच कर सकते हैं। अगला में आपको बोला जा रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। आरोही पूछा जा रहा है, यानी कि आपको जो है बढ़ते क्रम में आपको एडजस्ट करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे कम जो है सीमा साझा करता है नेपाल, फिर आपका पाकिस्तान, फिर चीन और बांग्लादेश। सबसे लंबी जो सीमा का साझा करता है ये बांग्लादेश करता है, जिसमें कि आप देखेंगे तो 4096 जो है किलोमीटर जो है सीमा साझा करती है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर साथियों हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश, चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला, कहा जा रहा है कि धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रोहतास जिला, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना, अटल टनल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे अटल टनल से जो है जुड़ी जो है चीज़ें आपको कौन सा सही दिया गया है। ऑप्शन अगर ए की बात करेंगे तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सेकंड की बात करेंगे तो यह दिया गया है कि मनाली और दिया गया है कि लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला की बात करेंगे तो यह हिमालय के पीर पंजार पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है, यह भारत के लिए बोला जा रहा है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नीचे दिए गए कूट में सही, तो ये आपका सभी आपका करेक्ट दिया गया है। तो इनमें से सभी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी आपका स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। साथियों नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो आपका हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याल के बीच स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा और विंध्याल के बीच नर्मदा नदी घाटी अवस्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर सिंपली आपको मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है बादाम जो है पहाड़ आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है, तो ये आपका 2 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा आपको जो है डल्ली राजहरा आपको दिया गया है। देखिए डल्ली राजहरा की बात करेंगे तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पड़ता है, तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। केंद्रीय मुख की अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग, तो केंद्रीय मुख जो आपका है कर्नाटक में आपका पड़ता है, जो कि आपके कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र हमारे कर्नाटक है। इसके अलावा देखेंगे तो आपको दिया गया है नोएडा मुड्डी, ये हमारे झारखंड के अंतर्गत पड़ता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर कोड दिया गया है, इसको आप लोग मैच करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट बोला जा रहा है कि किलिमंजारो अवस्थित है,
देखिए अफ्रीका का जो आपका किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो, ये आपके दोस्तों देखेंगे तो ये आपका जो है तंजानिया में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो दोस्तों भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों सभी क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है और निश्चित रूप से आप रिपीट करेंगे तो ही आपके जो है माइंड में क्वेश्चंस आपका फिट रहेगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी कि डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है आपका उज़्बेकिस्तान दिया गया। अच्छा, उज़्बेकिस्तान की अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपसे, ये आपका ताशकंद है। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो ये आपका ताशकंद है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको दिया गया है ताजिकिस्तान दिया गया है। ताजिकिस्तान की बात करेंगे तो ये आपके दुशांबे है, तो ये आपका जो है 2 के साथ चला जाएगा। किर्गिस्तान की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है जो है आपका बिश्केक आपका है, तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 4 के साथ चला जाएगा। तो इसका भी आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेकर के याद करेंगे कि आउट ऑफ कंट्री से जो भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है यही पूछा जाएगा, या फिर आपका जो प्रीवियस ईयर में दिया के ये सेट पैटर्न पर आपको क्लियर कर लेना है। आउट ऑफ कंट्री पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे प्रभावित प्रभाव होगा? देखिए मुद्रा का अवमूल्यन जब होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति, इसमें आप देखेंगे तो निर्यात में जो है वृद्धि होता है, क्योंकि मुद्रा का जो वैल्यू होता है ये आपके घट जाते हैं। तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या बोला जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर, यानी कि बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? दोस्तों आरबीआई से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है? तो आपको दिया गया ऋण नियंत्रण, ये हमारे आरबीआई से संबंधित जो है आपके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो मौद्रिक नोट जारी करना, ये आपके जो है वित्त मंत्रालय के अधीन आपके आते, मौद्रिक नोट जारी करना ये भी हमारे आरबीआई का ही अंडर आते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जनता को पैसा उधार देना, ये आरबीआई के अंडर नहीं आता। आरबीआई सिर्फ जो है रेट को जो है तय करता है कि कितने जो है % पर ब्याज में जो है या फिर लोन वगैरह जो है दिया जाना चाहिए, तो ये आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, बट ये जनता को पैसा उधार नहीं देते हैं। तो आरबीआई चूँकि बैंक को मुख्य रूप से जो है कंट्रोल करता है, तो बी यहाँ पर आपका देखेंगे तो तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, तो ये सभी आपका फैक्ट करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, केवल हमारा जो है बी आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिनका कि कार्यकाल आप देखेंगे तो 1961 से आपका 1966 तक आपका रहा था, जिसका कि मुख्य उद्देश्य ये था आपका प्राथमिक क्षेत्र में अगर देखेंगे तो स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था में जो है वृद्धि करना और भारत को जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था? 1961 से लेकर के आपका 66। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। तो साइमन कुजनेट्स, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम लोग कहते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो साथ ही याद रखेंगे ये वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और साथ ही याद रखेंगे आप सब लोग, यहाँ से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कई बार आपका पूछा गया है IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है
डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। तो देखिए याद रखेंगे, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश को, कहा जा रहा है कि भेंट में 2 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को दिया है, बी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ है, तो 1971 में आज़ाद हुआ है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए, बोला जा रहा है कि साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया है। करेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने 2023-24 में साधारण धान के लिए जो है एमएसपी कितना निर्धारित किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2183 रुपया, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो देखिए पोषण भी पढ़ाई भी, ये जो भी कार्यक्रम शुरू किया गया है ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। इस सेट का खासियत यह है कि करंट का भी क्वेश्चन आपको जो है इसमें डाल दिया गया है, जो कि लेटेस्ट अभी आपका सेट प्रिपेयर हुआ है, जो कि हम लोग सीरीज के रूप में कवर करेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था। तो देखिए चंद्रयान 3 की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इसका लगभग वजन देखेंगे तो 3900 kg है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर साथियों ये पूछा जाता है कि ये जो है आपका किस रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि LVM-3M4 के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। LVM-3M4 के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है, जो कि आप देखेंगे साथियों तो 14 जुलाई 2023 को जो है इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इतनी पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के, कहा जा रहा है कि दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है। तो देखिए दुबराज चावल को जो GI अभी टैग रिसेंटली दिया गया है ये छत्तीसगढ़ में आपका दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य एवं उसके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको नंबर पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। राज्य और राज्यपाल के बारे में आपको जो है सिंपली यहाँ पर आपको मैच करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है केरल का राज्यपाल दिया गया है आरिफ मोहम्मद खान, तो बिल्कुल आपका ये करेक्ट दिया गया है। नागालैंड में आपको दिया गया है ला गणेश, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। त्रिपुरा में दिया गया आपका गुरमीत सिंह दिया गया है। तो देखिए त्रिपुरा में जो है गुरमीत सिंह जो है अभी राज्यपाल नहीं है। त्रिपुरा में अगर देखा जाए तो ये आपका जो है सत्यदेव नारायण है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे आप देखेंगे तो राजस्थान का आपको दिया गया है कलराज मिश्र, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कितनी टीम के द्वारा भाग लिया गया था, ये आपको नंबर पूछा रहे, तो टोटल आपका 10 हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर 2023 से आपका जो है किया गया है। जिसमें कि आप देखेंगे तो आपका जो है 10 टीम ने जो है भाग लिया था, और टोटल आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 48 मैच इसमें आपका खेला गया था। वही दोस्तों हम IPL की अगर हम बात करेंगे, इंडियन प्रीमियम लीग की बात करेंगे, तो इसकी शुरुआत 2008 से आपका हुआ है। डेट इंपॉर्टेंट है, इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में बिहार के नए जो है अधिवक्ता के रूप में जो है महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है PK शाही को, जिसमें आप देखेंगे तो आपका जो है 13 जनवरी को, ध्यान रखिएगा 13 जनवरी 2023 को इसे जो है नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से रिसेंटली आप देखेंगे
तो जॉन फॉसे को शामिल किया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? खो खो, जूडो, गोल्फ, शतरंज। तो देखिए नागेबाजा जो हमारा संबंधित है ये आपका जूडो से संबंधित है, तो बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जो है पोलाग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? देखिए प्रोलॉग की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा प्रोलॉग है ये आपका जो है पंचम की भाषा है, यानी कि जो है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे जो है रोम के अंतर्गत स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर आपका है, तो ये आपके रोम के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात। तो देखिए जो नोक्टा हमारा लोक नृत्य है ये आपके कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी देखेंगे तो पूछा जाता है कि छऊ लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये आपके झारखंड से है। ढाली की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश से है। मनिहारी की बात करेंगे तो पनिहारी की बात करेंगे तो ये आपके राजस्थान से। छबेली की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से। और जट जटिन की बात करेंगे तो ये आपके बिहार से संबंधित है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो है निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? साथियों अगर हम बात करेंगे कि निखिल बनर्जी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सितार बजा जो है सितार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, तो 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। तो पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कंपन के आयाम के द्वारा जो है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ जो है वाइब्रेशन से जांच किया जाता है। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? साथियों प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये सभी कलर को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी आप देखेंगे तो लाल कलर को रिफ्लेक्ट करती है, जो हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बना पाते हैं, तो इसी कारण से हमें लाल दिखाई देते हुए प्रतीत होता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो जाता है? तो साथियों देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शंस को पढ़िए। कार्य का मान किस किस कंडीशन में शून्य हो सकता है? जब आरोपित बल शून्य हो। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आरोपित बल शून्य होगा तो बोला जा रहा है कि कार्य का मान क्या शून्य हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोला जा रहा है कि कार्य का मान किस किस केस में जो है शून्य हो सकता है? जब विस्थापन शून्य हो। तो बिल्कुल करेक्ट है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे जब तक किसी भी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट ना हो तब तक आपके जो है कार्य आपके शून्य हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे तो कब कब आपका शून्य हो सकता है? तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी देखेंगे तो बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो। तो देखिए जब भी परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब भी किसी वस्तु को आप ऊपर उठाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जो हमारा फॉर्मूला होता है W बराबर ये आपका FS cos थीटा होता है। cos अगर 90 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये पूरे को 0 कर देगा और वर्क आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपका जो है बी भी आपका करेक्ट है, सी भी हमारा करेक्ट है, जो कि 0 होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको डी को लगाना है। ये दोनों आपका स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है? तो देखिए R1 R2 जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और समांतर क्रम में जब भी जोड़ा जाता है तो ये आपका जो है
आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 बाय आपका R1 प्लस 1 बाय R2। इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर के, तो फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन आपका जो है R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय आप R के फॉर्म में निकालेंगे, इसको जब आप जो है रिवर्स करेंगे उल्टा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेडियो तरंग। रेडियो तरंगों को दोस्तों आयन मंडल में जो है छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है। देखिए मिश्रण की बात करेंगे तो इस्पात जो है मिश्रण का उदाहरण है आपका, तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस्पात को ही स्टील कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। साथियों कार्नेलाइट जो होता है ये आपका पोटेशियम का अयस्क होता है। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। हीलियम के नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो डायरेक्टली ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, जिसका कि परमाणु क्रमांक आप देखेंगे तो 2 होता है। हीलियम हल्की गैस होता है जिसका प्रयोग वायुयान के टायर में और गुब्बारे को फुलाने के लिए किया जाता है। पनडुब्बी जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लेकर के जाते हैं। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। इसमें आपका 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। साथों याद रखेंगे क्रोमेटोग्राफी तकनीक का जो प्रयोग होता है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जो है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है, जिसे हम लोग जो है उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम जो है बॉक्साइड बोलते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। साथियों याद रखेंगे जर्मन सिल्वर में चांदी का बिल्कुल भी कोई परसेंटेज मात्राएं नहीं होती है। आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे तो जर्मन सिल्वर में हमारा तांबा होता है, जिसमें कि आप तांबा यानी कि कॉपर की बात करेंगे तो ये आपका लगभग आपका 50% आपके होते हैं। जस्ता यानी Zn की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 35% आपके होते हैं। इसके अलावा आपके निकेल होते हैं, और निकेल की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका जो है 15% आपके होते हैं। तो देखिए जो हमारा जर्मन सिल्वर होता है इसमें कॉपर जिंक और निकेल का मिश्रण होता है, और परसेंटेज यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक की बात करेंगे हम लोग, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्कोहल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर आपको अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो देखिए जो ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो दिया गया इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो देखिए कभी भी आप देखेंगे तो जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन का संयोग करता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि करता है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि करता है। यहाँ पर देखिए इसको फिर से एक बार जो है क्लियर कीजिए आप लोग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है कि जब भी कभी ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या सॉरी 8 टोटल इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 6 होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करके जो है अपना जो है क्या करता है कि कक्षा को पूरा करता है। तो दिया गया इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन का संयोग करता है, ये चीज़ें आपको दिया गया है। तो देखिए ऑक्सीजन का संयोग जो है ये आपका करता है। इसके अलावा देखेंगे तो विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि करता है, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग कि मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक युद्ध में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये आपका विस्फोटक नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव की दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल, जो कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। इंपोर्टेंट है, आपका याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को डैश। तो देखिए गर्म रुधिर वाले जो है जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा कांस्टेंट बनाए रखता है। एग्जाम्पल में कबूतर या मनुष्य आपके होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। ये वायुमंडलीय जो है परिघटना के कारण से जो है इसमें किसी प्रकार का इसके बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। देखिए दोस्तों, जो लेटेस्ट आपका सेट प्रिपेयर हुआ है इसमें क्या है कि कूट वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आप देखेंगे तो पैटर्न में आपका जो है इस प्रकार के 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और यही कारण कि सेट पैटर्न में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया, आपका सुंदरी आपको दिया गया है। तो सुंदरी की दोस्तों बात करेंगे तो सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको जो है सिंपली आपको मेल करना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सुंदरी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो आपको दिया गया है सुंदरी आपको दिया गया है। अच्छा, सुंदरी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका जो है न्यू मेटाफोर आपका हो जाएगा, ये आपके 2 के साथ चला जाएगा। अमरबेल की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो अमरबेल आपका जो है ये आपका जो है आपका जो है चूसन मूल के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो सिंघाड़ा दिया गया है, और सिंघाड़ा की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है ये आपका चला जाएगा जो है आपका स्वांगी कारक मूल के साथ चला जाएगा। और प्याज की बात करेंगे तो ये आपके भूमिगत तना के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो है शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। देखिए साथियों, ऑर्थोप्लास्टी की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ये आपके ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने नोट्स में आपको कवर कराया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। साथियों याद रखेंगे इंसुलिन में हमारा जस्ता धातु जो है उपस्थित होता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस की अगर हम बात करेंगे तो हेपेटाइटिस के कारण से मनुष्य का यकृत प्रभावित होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 75 क्वेश्चंस को ही हम लोग कवर करेंगे, जो आपका कंप्लीटली आपका जीके जीएस का वेटेज है। आपका मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चंस आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। चूँकि आप देखेंगे तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका 73 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन तक आपका जो है जीके जीएस आपका पूछा जाना है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होता है। तो इसको मैंने कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। तो आप सभी लोगों को बताना है आउट ऑफ 75 में से आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।